आज हम पढ़ने वाले फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में हमने रिलेशन पढ़ लिया था। फंक्शंस को आज हम कवर करेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आपसे रिलेशन में एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और दूसरा रिलेशन को पढ़ा था, तो हमने वो पूरी बातें आपसे डिस्कस की थी जो फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि फंक्शन से पहले रिलेशन आना मस्ट है। अगर चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें और मेरी जितनी भी फंक्शंस या रिलेशंस की क्लासेस या सेट थ्योरी की क्लासेस हैं, आप उनको बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शंस। देखिए क्या डेफिनेशन है फंक्शंस की। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, मतलब सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन एफ इस तरह, यानी इस सेट टू बी अ फंक्शन कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या मतलब हुआ कि सेट ए के हर एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज सेट बी में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। अ रिलेशन एफ जो रिलेशन है वो सेट ए से सेट बी में फंक्शन तभी होगा इफ एवरी एलिमेंट, यदि ए सेट का हर एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज, यानी एक ही इमेज रखता हो सेट बी में, तो ही वो फंक्शन है। Another words, a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A and no two distinct ordered pairs in f have the same first element। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए मैंने एक सेट ए का, देखिए मैपिंग के थ्रू बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, मैपिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ये मैं सेट ए ले लिया मैंने और ये मैंने सेट बी ले लिया। सपोज दैट कि मैंने एक रिलेशन ले लिया y इक्वल्स टू, ठीक है, सपोज दैट कि मान लीजिएगा मैंने x ले लिया, ठीक है, और मैंने अगर x में 1 रखा तो y में भी 1 होगा। ठीक है, और अगर मैंने x में 2 रखा तो y में भी 2 होगा, x में 3 रखा तो y में भी 3 होगा। तो देखिए ये इससे एसोसिएट हुआ, ये इससे एसोसिएट हुआ और ये इससे एसोसिएट हुआ। इस तरह से हम किसी भी मैपिंग को दिखाते हैं, कोई भी रिलेशन को हम इसी तरह से दिखाते हैं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपसे? आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे? तो हर एलिमेंट की एक ही इमेज है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 की इमेज 1 ही है, 2 की इमेज 2 ही है, 3 की इमेज 3 है। यही वो कहना चाह रहा है कि अ रिलेशन f फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ every element of set A has one and only one image in set B, यानी कि एक ही इमेज मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। ये देखिए ये डोमेन है। ठीक है, बाय द वे अभी यहाँ पर ये 1 1 2 2 3 3 का मैंने ऐसा एक कोई पेयर उठा लिया है, मैं एक डिफरेंट उठा लेता हूँ और मैं आपको एक और एग्जांपल, मान लीजिएगा मैंने ये सेट ए ले लिया, ठीक है, और ये मान लीजिएगा मैंने एक सेट बी ले लिया। ठीक है, सेट ए ले लिया और सेट बी ले लिया। सपोज दैट कि यहाँ पर कोई भी अपने मन से, मैं अभी अपने मन से कोई भी एक एलिमेंट ले ले रहा हूँ और एक कोई रिलेशन आपको दिया गया है। ठीक है, आपको कोई भी एक रिलेशन दिया गया है और वो रिलेशन सपोज दैट क्या है, मान लीजिएगा यहाँ पर दिया गया 1 2 और ये मान लीजिएगा 3 दिया गया, सपोज दैट। ठीक है, और मान लीजिएगा यहाँ पर 1 की इमेज मैं मान लेता हूँ कि ये 1 जो है यहाँ पर मान लीजिएगा ये हो गया 1 4 और ये हो गया 9 सपोज। तो ये इससे एसोसिएट है, ये इससे एसोसिएट है।
ठीक है, ये आप, ठीक है। अब इसमें रिलेशन क्या था? रिलेशन ये था कि मान लीजिएगा यहाँ पर एक रिलेशन आपको दिया गया था जो कि यहाँ पर f है, और हम मान लेते हैं कि आपको जो रिलेशन दिया था, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो यहाँ पर आपको ये बात तो क्लियर है कि अगर हम बोलें कि f जो आपको जो रिलेशन दिया था वो ये दिया था एक्स स्क्वायर, सपोज दैट, ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन है वो फंक्शन कब होगा? ये फंक्शन तभी होगा जब इस वाले एलिमेंट की एक ही इमेज इस वाले सेट में मौजूद हो। यही वो कह रहा है कि f such that कि domain of f is A and no two distinct ordered pairs in f have the same element, first element। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी 1 भी ऐड हो और 4 भी हो। देखिए क्या नहीं होगा वो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लिया। मान लीजिएगा ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 है, और यहाँ पर भी मैंने 4 5 6 ले लिया। सपोज दैट कि 1 5 से एसोसिएट है, ठीक है, और 1 5 से एसोसिएट है, और मान लीजिएगा 1 6 से भी एसोसिएट है, 1 5 से भी एसोसिएट है, 1 6 से भी एसोसिएट है। यानी इसका मतलब 1 की यूनिक इमेज नहीं है, 1 5 से भी लिंक है, 1 6 से भी लिंक है। तो ये जो रिलेशन, यानी ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। ऐसे ये जो है ये फंक्शन नहीं है। ये क्या हो सकता है? ये रिलेशन हो सकता है, यानी ये रिलेशन हो सकता है। यही वो कहना चाह रहा है कि एक एलिमेंट की एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए। वही मैं आपसे अभी एक्सप्लेन किया मैंने आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं अभी आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, मैं आपको और अच्छे से भी और आगे जो क्वेश्चंस करूंगा उसके तहत आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो इफ f is a function from a to b and ordered pair यानी a comma b belong f, then f of a बराबर b, ठीक है, where b is called the image of a under f। यानी इस वाले सेट के एलिमेंट क्या है? इमेज है। किसके लिए? इस वाले सेट के लिए। क्लियर? एंड A इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ B, यानी कि ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, देखिए मैं एक अलग कलर से ले लेता हूं, ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? प्री इमेज। और ये वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? एलिमेंट A के लिए इमेज का काम कर रहा है। यानी पहले वाले की ये इमेज है और दूसरे यानी इस वाले एलिमेंट के लिए ये प्री इमेज है। बात दिमाग में आ रही? यानी वो इस वाले एलिमेंट के लिए ये क्या है? प्री इमेज है। क्लियर? अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, द फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज डिनोटेड बाय f सच मैप a टू b। तो ये पढ़ते हैं f मैप्ड a टू b, ठीक है। ये इसको पढ़ने का तरीका है। क्या पढ़ने का तरीका है? f मैप a टू b, यानी अ फंक्शन मैप a टू b। क्लियर? देखिए, अब मैंने आपसे रिलेशन चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे और वही एग्जाम्पल मैं अभी आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ ताकि आपको एक चीज क्लियर हो कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे आप डिफरेंस करेंगे कि रिलेशन और फंक्शन में क्या एक डिफरेंस है। तो देखिए, जो मेन डिफरेंस है वो यही है। फंक्शन क्या कहता है? फंक्शन यही कहता है कि अ रिलेशन f फ्रॉम अ सेट a टू अ सेट b is said to be a function if every element of set a is as every element of set a has one and only one image in set b। ठीक है, तो ये है फंक्शंस की डेफिनेशन। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, रिलेशन में हमने आपको अलग डेफिनेशन क्या बताई थी। देखिए रिलेशन में क्या बोलता है, रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज subset of the Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. The second element is called image of the first. यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी एक एलिमेंट की कई इमेजेस भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट आपके डोमेन वाले बच जाएं जो एसोसिएट ना हो, ये भी हो सकता है। तो कई सारे चीजें उसमें हो सकती है। उसमें तो सीधी बात आपको ये समझनी है कि ए क्रॉस बी के या आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाए और उस पर उन्होंने कोई भी एक रिलेशन उठा दिया और जो उन्होंने रिलेशन उठाया वो हमारे ए क्रॉस बी का सबसेट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, मान लीजिएगा ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, अब देखिए 1 2 से एसोसिएट है, 2 3 से एसोसिएट है, 3 4 से है, 4 5 से है, 5 6 से है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको फंक्शन बोल दूं और मैं इसमें कहूं कि ये f बराबर, इसको ऐसा बोल दूं x प्लस 1। ठीक है, मतलब आपने 1 रखा तो 2 है, और यहाँ पर मैं कह दूं कि अगर कोई भी रिलेशन जो है वो किस पर है, n टू n है। ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो आपने यहाँ पर 1 दिया। बट आपको दिया गया था, मान लीजिएगा सेट ए में 1 2 3 4 5 6, तो आप वही वैल्यू रख पाएंगे। तो जब आपने वो वैल्यू रखी तो उसके आगे वैल्यूज आपको 7 तक मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट किसी से भी एसोसिएट नहीं है, तो ये जो है दिया गया रिलेशन, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि ये वाले एलिमेंट की कोई इमेज मौजूद नहीं है, यानी इस वाले की इमेज मौजूद नहीं है, यानी नो इमेज। हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यानी सेट ए के हर एलिमेंट कहीं ना कहीं किसी न सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। इसलिए क्या लिखा हुआ है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज। क्लियर? तो ये वाला फंक्शन नहीं है, पहला वाला फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर एक p लिखा है, q लिखा है, p सेट में कुछ एलिमेंट दिए गए 9 4 25। ठीक है, चलिए देखिए 9 जो है वो 3 से एसोसिएट है और 9 जो है वो -3 से एसोसिएट। तो देखिए यहाँ पर एक इमेज इसकी ये है और दूसरी इमेज ये है। मैंने आपसे क्या कहा डेफिनेशन में, सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, तो हियर टू इमेजेस, टू इमेजेस, सो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ये एग्जाम्पल फंक्शन नहीं है, तो ये दोनों क्या है, ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है और ये भी रिलेशन है। तो ये दोनों एग्जाम्पल रिलेशन के दिए थे, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बस यही याद रखनी है कि ए हैज, देखिए इस बात की आपको, देखिए A has one and only one image in set B। एक तो ये बात, दूसरी बात every element, यहां से लेके चलिएगा आप, every element of set A has one and only one image in set B। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि देखिए चैप्टर में आगे से बढ़ने से पहले मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको पूरे बेसिक्स के साथ में इसको समझाया है। क्योंकि डेफिनेशन अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आपको आगे की चीजें बहुत ईजी लगेंगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में आपसे बात करता हूँ, एक एग्जाम्पल हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन है, let n be the set of natural number and the relation r be defined on n such that r is equals to x, y का ऑर्डर्ड पेयर है, जहां आपको रिलेशन दिया गया y is equals to 2x, x, y belongs to n। आपको बताना है what is the domain, ठीक है, कोडोमेन and range of r। So is this relation is a function, आपको ये बताना है।
क्लियर? बिल्कुल, समझ लेते हैं इस बात को। देखिए, आपसे कहा गया लेट n बी द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब n जो सेट आपको दिया गया है वो क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। अब देखिए, नेचुरल नंबर आपको पता है कि ऑल काउंटेबल नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब आपको एक रिलेशन जो दिया गया है, रिलेशन क्या दिया गया है आपको, y इक्वल्स टू 2x। देखिए, पहला वाला भी नेचुरल नंबर का सेट है, जबकि उन्होंने क्या कहा, y बिलोंग किस में कर रहा है, नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है, क्लियर। लेकिन हमने मान लीजिएगा x की कुछ वैल्यूज रखी, सपोज दैट कि x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, x इक्वल्स टू 4, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग y क्या मिला, y क्या मिला, y आपको 2 मिला, y आपको 4 मिला, y आपको 6 मिला और y आपको 8 मिला। मतलब देखिए, मैं एक एग्जांपल आपके लिए थोड़ा सा मैं आपको कल बता देता हूँ, ठीक है। एक सेट ये ले लिया, मैं आपको इस डायग्राम के एरो डायग्राम के द्वारा बता रहा हूँ, ठीक है। सेट ए ये है, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है पर आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 1 2 3 4, मैंने ये 4 एलिमेंट अभी रखे हैं, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो लिखिएगा आप, 2 4 6 और 8। आपने 1 रखा तो आपको 2 मिला, आपने 2 रखा तो आपको 4 मिला, आपने 3 रखा तो आपको 6 मिला और आपने 4 रखा तो 8 मिला। यानी जो आपको रिलेशन दिया गया है, देखिए उसमें हर एलिमेंट एक तो एसोसिएट होगा सेट बी के एलिमेंट से, सेट ए के एलिमेंट का हर एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होगा, ठीक है। दूसरी बात, हर सेट की यूनिक इमेज मिलेगी, कौन सी इमेज मिलेगी, यूनिक, यानी एक ही यूनिक इमेज मिलेगी। तो ये वाला जो रिलेशन आपको दिया गया है ये बिल्कुल फंक्शन है। तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या हुआ, ये बिल्कुल फंक्शन। अब आप देखिएगा डोमेन, देखिएगा तो डोमेन जो है इस फंक्शन की, डोमेन है वो भी रियल है, को डोमेन है वो भी रियल है, ठीक है, को डोमेन क्या है वो भी रियल है। और जो रेंज है, देखिए रेंज है, तो रेंज में आपको एक बात समझ में आ रही है कि देखिए यहाँ पर 2x दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो भी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, इवन नेचुरल नंबर। क्या मिल रहा है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आपको डोमेन पता चल गई, आपको सॉरी यहाँ पर रियल नहीं था, यहाँ पर नेचुरल नंबर था, ठीक है, यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा। मैं यहाँ पर उसको करेक्ट करता हूँ, यहाँ पर डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर, को डोमेन भी नेचुरल नंबर और रेंज जो है वो इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर जो रिलेशन दिया था वो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर y बराबर 2x दिया था, ठीक है। जब हम फंक्शन करेंगे तो अगर कोई फंक्शन है, अभी तो हमको ये पहचानना है कि ये रिलेशन है या फंक्शन है जो आपको दिया गया, ठीक है। तो रिलेशन को और फंक्शन को अब आप बहुत इजीली पहचान पाएंगे। फंक्शन की सबसे बड़ी क्वालिटी, सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के हर एलिमेंट से एसोसिएट होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, सेट ए की एलिमेंट की एक और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट बात है फंक्शन से जुड़ी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन given below and state in each case giving reasons whether it is a function or not। नंबर फर्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए r इक्वल्स टू क्या है, 2,1 फिर कॉमा 3,1 कॉमा 4,2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 जो है वो 1 से एसोसिएट है, 3 जो है वो 1 से एसोसिएट है और 4 जो है वो 2 से एसोसिएट है। तो ये वाला आप देख के ही बता पाएंगे कि ये फंक्शन है,
आप समझ पा रहे हैं ये फंक्शन है। क्यों है फंक्शन? क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब दूसरे वाले में आप देखिएगा, मैं यहीं पे आपको देख के बता देता हूं। देखिए 2 से एसोसिएट है, पर 2 की इमेज 2 भी हो गई और 2 की इमेज 4 भी हो गई, तो यहाँ पर एक एलिमेंट की इमेज एक ही होनी चाहिए जो कि 2 दी गई है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। सेम एज 1 2 से भी एसोसिएट है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 से है, 3 4 से है, 4 5 से है, 5 6 से, 6 7 से, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। क्लियर? तो यहाँ पर कौन कौन से, यानी फर्स्ट वाला फंक्शन है और थर्ड वाला भी फंक्शन है, यानी थर्ड वाला भी जो रिलेशन आपको दिया गया था वो भी फंक्शन है। क्योंकि देखिए 1 2 2 3 3 4, ठीक है, इसके बाद 4 5, इसके बाद में 5 6, इसके बाद में 6 7, ठीक है, हर एलिमेंट की इमेज क्या है? एक ही है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड फंक्शन, यानी ये फंक्शन बट ये नहीं। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A function which has either R or one of its subsets as its range is called a real valued function। क्या बोला है? A function which has either R or one of its subset as its range so is called a real valued function। ये real valued function आप किसको कहते हैं? किसको कहते हैं real valued function? आप फंक्शन इधर आर मतलब रियल और वन ऑफ इट्स सबसेट या इसका सबसेट्स हो, एज इट्स रेंज इज कॉल्ड, मतलब रेंज में हो तो आप रियल वैल्यू फंक्शन करते हैं। फर्दर इफ इट्स डोमेन इज आल्सो इधर आर और अ सबसेट ऑफ आर इज इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। ठीक है, जबकि आप डोमेन जो है, डोमेन भी अगर आपकी आर है, इधर आर और अ सबसेट ऑफ आर, सो इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। ये रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन दोनों अलग अलग चीजें हो गई। अगर रेंज में आपका सबसेट है या आर है तो रियल वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। अगर डोमेन भी अगर आर है तो उसको हम रियल फंक्शन कहेंगे। तो आप जो है अधिकतर देखेंगे कि अ फंक्शन मैप्ड आर टू आर, तो इसको क्या कहेंगे? रियल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये कहेंगे रियल फंक्शन। अब देखिएगा एक एग्जांपल दिया गया, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। आपको x की वैल्यू 1 दी गई थी, ठीक है, तो आपने 1 यहाँ पर पुट की तो आपको क्या मिला? 2 प्लस 1 यानी 3 मिला। ठीक है, फिर आपने 2 रखा तो आपको क्या मिला? 5 मिला। आपने 3 रखा तो आपको क्या मिला? 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 यानी 7 मिला। 4 रखा तो क्या मिला? क्या रख मिला? 4 2 जा 8 प्लस यानी कि 9 मिला। तो इसके बाद में 5 रखा तो 11 मिला, फिर 6 रखा तो 13 मिला, 7 रखा तो 15 मिला। तो ये इस तरीके से, तो डेफिनेटली ये है। ओके, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ फंक्शंस हम अब इसको पढ़ने वाले हैं, सम फंक्शंस एंड उनके देयर ग्राफ्स। तो एक एक करके हम उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे मैं आपको बताता चलता हूँ। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए मैंने आपको कहा था एफ मैप आर टू आर बाय एफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब जो आपने x में रखा वही आपको y में मिला, जो आपने x में रखा। देखो सपोज दैट आपसे कहा था y इक्वल्स टू, देखिए y इक्वल्स टू भी लिख सकते हैं, f ऑफ x को आप y भी लिखते हैं, और आपसे कहा गया x। ठीक है, आपको f जो है वो दिया है r टू r। ठीक है, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया है, आप इसमें कुछ भी रखें। मान लीजिएगा मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ 1, तो y क्या मिलेगा? 1। मान लीजिएगा मैंने x की वैल्यू 1.5 रखी तो मुझे y क्या मिलेगा? 1.5। x की वैल्यू
मान लीजिएगा 1.67 रखी तो y क्या मिलेगा 1.67। मान लीजिएगा मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो मुझे y क्या मिलेगा 2। मान लीजिएगा मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो मुझे y क्या मिलेगा 3। तो ये देखिए आपने जो भी वैल्यू रखी है, यानी अगर आप देखिए यहाँ पर ये ग्राफ आप देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर x1 रखा था, ठीक है, मान लीजिएगा ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 है तो यहाँ पर ये भी 1 होगा, यानी ये पॉइंट अगर आपने x की वैल्यू 1 देखिए कार्टेशियन प्लेन है ये, यहाँ पर आप जो भी रखेंगे x, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, तो आपने 1 रखा तो ये 1, उससे नीचे की वैल्यू रखेंगे तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो किसका है y इक्वल्स टू x, ठीक है, ये किसका ग्राफ है y इक्वल्स टू x, या आप बोल सकते हो f ऑफ x इक्वल्स टू x, एक ही बात है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल होंगी, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। डिफाइन अ फंक्शन f मैप्ड r टू r बाय f x बराबर क्या c, या हम बोल सकते हैं y बराबर c। सो x belongs to r where c is a constant and each x belongs to r. Here domain of f is r and range is c. देखिए सिंपल सी बात, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है जो चेंज ना हो, यानी कि चेंज ना हो, ठीक है, चेंज ना हो मतलब एक बात जैसे आपसे कहा गया कि मान लीजिएगा आपसे कहा गया y इक्वल्स टू 4, आपसे कहा गया y इक्वल्स टू 6, देखिए आपसे कहा गया अभी ये मान लीजिए जो भी दिया था तो मैं सीधी एक लाइन खींचूंगा यहाँ पर y इक्वल्स टू 6, समथिंग 6 से ऊपर हो रहा है तो ये मान लीजिएगा, ठीक है, या मैंने कहा y इक्वल्स टू -4, ठीक है, तो ये हो गया क्लियर, क्या बोला y इक्वल्स टू -4, ये थोड़ा सा 6 से ऊपर जा रहा है, मैं मान लेता हूँ y इक्वल्स टू 6 पॉइंट समथिंग, मान लीजिएगा ये मैंने मान लिया 6.2, तो ये क्या है कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते बार बार आप, मतलब एक बार देखिए ये c है, ये पूरे उसमें c है, ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या c या fx इक्वल्स टू क्या c, तो यहाँ पर डोमेन क्या होगी वो रियल होगी, जो भी आप डालना चाहें वो रियल होगी, पर रेंज जो है वो c यानी कांस्टेंट, जो भी आपने x की वैल्यू डाल दी वो रेंज मिल जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। तो क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन? अ फंक्शन f मैप्ड r टू r इन रियल टू रियल पे मैप्ड है इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन इफ फॉर ईच x इन r, ठीक है, यानी x जो है वो रियल होना चाहिए, y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n xn, यानी इस फॉर्म में होना चाहिए। देखिए मैं अलग से लिख देता हूं इसको, fx जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, a0 x 0 ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, a1 x1, ठीक है, प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n। ये जो n होगा वो क्या होगा, नन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, n क्या होगा नन नेगेटिव इंटीजर। दूसरी बात a0 a1 a2 अप टू an बिलोंग करने चाहिए r यानी रियल नंबर में, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल आप जानते हैं क्या क्या एग्जांपल है, मान लीजिएगा fx बराबर आपसे कह दिया जाए
एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर आपसे कह दिया जाए एक्स क्यूब, या आपसे एफ एक्स बराबर कह दिया जाए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, या आपसे कह दिया जाए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये सारे जो हैं वो क्या हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन दिया गया एक्स की पावर 4 प्लस रूट 2x। तो ये एग्जांपल्स हैं। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक और इंपॉर्टेंट बात, मतलब n जो है वो फ्रैक्शनल नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, n जो है नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ओनली। क्लियर? अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे एग्जांपल्स नहीं होंगे, जैसे कि मैंने बोला x पावर -2 प्लस 4। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। कौन सा? पॉलिनोमियल। या हम कह दें, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3/2 प्लस 1। तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल को ले लेते हैं। तो एफ मैप्ड रियल टू रियल वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी हमने एक्स स्क्वायर को ये ले लिया, x बिलोंग करेगा रियल नंबर में। सो कंप्लीट द टेबल गिवन below the using this definition. What is the domain and range of this function? हमको बताना है डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब आपको एक चीज पता है, मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जो x वाला पार्ट है वो है डोमेन, और जो fx वाला पार्ट है वो है रेंज। ठीक है, तो जहां पर आपको fx करने पर मिल रहा है वो क्या मिल रही है? रेंज मिल रही है। यानी आपने -4, अब देखो सिंपल सी बात है, आपको दिया था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, आपने क्या रखा? -4 रखा। तो जब -4 रखा तो क्या मिलेगा? 16। ठीक है, क्योंकि माइनस का -4 इंटू -4 तो क्या मिलेगा? 16, तो पॉजिटिव मिलेगी। तो एक्स स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव देगा, चाहे आप नेगेटिव रखो चाहे आप पॉजिटिव रखो। तो -3 रखा तो 9 मिला, -2 रखा तो 4 मिला, -1 रखा तो 1 मिला, 0 रखा तो 0, 1 पे तो 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, ये मिल गया। अब मुझे लगता है इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिएगा इसका जो ग्राफ दिया गया, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ ग्राफ की क्या है। अभी हम आपको ग्राफ बनाना भी सिखाएंगे कि कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली हम उसके लिए ग्राफ पेपर ले लेंगे और उस पर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी मैं आपको जो यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो है वो है कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो साइन फॉर्मूला चलता है वो ये चलता है, या इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी 4 क्वाड्रेंट में ये बटा होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर x पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी कोऑर्डिनेट पढ़ी है तो देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, जहां पर x और y लिखते हैं, यानी कि इसमें x कितना चलेगा और y यहां पर कितना होगा। तो बस हम पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि x आपने रखा -4, तो y क्या मिला? 16 मिला। तो ये x है और ये y है। क्लियर? अब आपको समझ में मुझे लगता है आ गया होगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने कहा आपसे, यहाँ पर आपने 2 रखा तो क्या मिला? 4 मिला। सपोज दैट कि आपने रखा था 2, आपको मिला 4, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा? 2,4। और 2 क्या है? 2 क्या है? x है, और 4 क्या है? y है। ठीक है, इसी तरह से आपने 0 रखा था तो ये 0 मिला, ये 0 मिला।
और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0। देखिए ये वाले जो कोऑर्डिनेट है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0,0, ये x है ये y है। फिर आपने -2 रखा था, जब ये -2 रखा आपने तो क्या मिला, देखिए -2 रखा तो क्या मिला 4 मिला, तो ये आपने रखा -2,4, तो ये क्या है x है और ये y। तो इस हिसाब से जो आपको ये मिलता जाएगा, यानी ये पॉइंट आपको एक मिल गया, एक पॉइंट आपको ये मिल गया, एक पॉइंट आपको ये मिल गया, एक पॉइंट आपको ये मिल गया। अभी आपने 1 नहीं रखा तो 1 रखा तो आपने ये 1 मिलेगा, यहाँ पर भी ये 1 मिलेगा। सभी पॉइंट्स को जब हम मिला देते हैं तो एक कर्व या हम कह सकते हैं हमको एक इमेज मिल जाती है, वही हम बोलते हैं ग्राफ पेपर पे उसको ड्रॉ करना। ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो x है और y है वो क्या मिलते हैं, पॉजिटिव साइन मिलते हैं, यानी प्लस कॉमा प्लस। यहाँ पर x नेगेटिव होता है बट y पॉजिटिव होता है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो इस तरीके से हम चलते हैं और ग्राफ पेपर को इसी तरीके से समझेंगे। अब मैं आपको पूरा डीप में और समझा देता हूँ ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके। ठीक है, तो मैंने एक ग्राफ पेपर लिया हुआ है, अपने स्लाइड पे देखिए ये मैंने ग्राफ पेपर लिया हुआ है। अब आप देखिएगा इसी डायग्राम को आप समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो है 0, ठीक है, इसको हम इस वाले पॉइंट को पढ़ते हैं ओरिजिन। क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जहां से आप स्टार्ट करते हो, राइट। तो अब मान लीजिएगा ग्राफ था मेरा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, या इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब आपने x की वैल्यू आप रखते जाइए। मान लीजिएगा मैंने x की वैल्यू रखी -2, तो y क्या मिला 4 मिला। x की वैल्यू आपने रखी -1, तो y क्या मिला 1 मिला। x की वैल्यू आपने क्या रखी 0, तो y क्या मिला 0। अगर x की वैल्यू आपने 1 रखी तो y क्या मिला 1। अगर x की वैल्यू आपने 2 रखी तो मुझे y क्या मिला 4। समझ में आ रही होगी बात मुझे लगता है। अब देखिए मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लेता हूँ। जैसे मैंने क्या बोला x -2 लिया, x -2 लिया तो y क्या मिलेगा मुझे 4। मैं यहाँ पर ब्लू पेन ले लेता हूँ। -2 रखा तो मुझे क्या मिला 4 मिला, ठीक है। फिर मैंने -1 रखा था तो मुझे क्या मिला, ये मिला। 0 रखा था तो क्या मिला 0 मिला, ठीक है। 1 रखा था तो क्या मिला 1 मिला। 2 रखा था तो क्या मिला 4 मिला। अब आप और चाहो तो और भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने कहा x इक्वल्स टू 3 तो y क्या मिलेगा, मान लीजिएगा 9 मिलेगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से जो भी लेना चाहते हो। x 3 रखा तो y यहाँ पर जाकर के 9 मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ मिलेगा। अब देखिए मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ, इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट, ठीक है, इसको आप आगे बढ़ा दीजिएगा। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन आपको ऐसे इन पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट डायग्राम के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको एग्जाम में, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपसे कहा जाता है कि ग्राफ पेपर पे बनाना है और आपको ग्राफ पेपर मिलता है तो आप उस पर बाकायदा ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके दीजिए। पर अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, आपको अपने अंदाजे से बनाना होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे स्टार्ट बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम द फंक्शन f mapped real to real defined by fx equals to x cube x belongs to r, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x 0 रखा था तो y 1 मिला, 1 रखा तो 1, -1 तो -1, 2 तो 8, -2 तो -8, 3 to 27, -3 to 27। तो अब आपको कैसे प्लॉट करना था देखिए। तो यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर ये क्या बोला f इज इक्वल्स टू x रखा, ठीक है, और x क्यूब
पेयर मिलेगा जिसमें x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है। तो देखो अब एक चीज समझो, आपने 0 रखा तो 0 मिला, 1 रखा तो 1 मिला, -2 रखा तो यहाँ पर -8 मिला, ठीक है। 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1 और ये पॉइंट, और देखिए 2 रखा तो 8। तो अब आपने सीधे इनको ड्रॉ करके इसको मिला दिया, इनको मिला करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ग्राफ को बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या है, देखिए रेशनल फंक्शन क्या है। रेशनल फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ द टाइप fx अपॉन gx वेयर fx एंड gx आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, यानी कि जो fx है और gx है दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए ऑफ x डिफाइंड इन डोमेन वेयर gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए देखिए अब हम आपसे कहें कि रेशनल फंक्शन किस टाइप के होंगे, तो आप देखिए ये लिखा हुआ है fx अपॉन gx वेयर gx इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, रियल वैल्यूड फंक्शन f मैप रियल टू। अब देखिए -0 यहाँ से क्यों हटाया गया, क्योंकि यहाँ पर आप 0 नहीं रख सकते। आपको पता है कि आप मान लीजिएगा यहाँ पर ये जो फंक्शन लिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स, तो आप x इज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी यही कह सकते हो। 0 अगर आपने रख दिया तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए इसकी जो डोमेन है वो हम क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। यानी 0 को छोड़ करके सारे रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हो। सो अब एक आपको टेबल दी गई हुई है, उसमें आपको वैल्यूज भरनी है, राइट। जैसे x की वैल्यू -2 रखी, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, 0.5 ये मिला। -1.5 रखा तो 0.67 माइनस का मिला। तो आपको क्या रखना था, 1 अपॉन -2। आपको क्या रखना था, 1 अपॉन -1.5। आपको क्या रखना था, 1 अपॉन -1। आपको क्या रखना था, 1 अपॉन -0.5, 1 अपॉन 0.25, 1 अपॉन 0.5, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1.5, 1 अपॉन 2। तो ये आपको उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है, ठीक है। इस तरह से आपको वैल्यूज मिल गई। तो अब ये जो वैल्यूज आपको मिली हैं, आप इसको ग्राफ पेपर पे लें और प्लॉट कर लें। तो देखिए इसका ये ग्राफ है ये इस तरीके से इसका ग्राफ है। अब आगे चलते हैं, अगला फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या कहता है, द फंक्शन एफ मैप रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स फॉर ईच, यानी x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x fx is equal to x, but for negative values of x the value of fx is negative of the value of x। अब जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको लिखने का जो तरीका है, देखिए क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x बराबर दो तरीके से कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू होना चाहिए, और माइनस एक्स लिखा है तो x लेस देन 0 होना चाहिए। यानी मॉडुलस फंक्शन आप क्या बोलते हो, यही बोलते हो। और इसकी डेफिनेशन क्या है, एक बार ये x खुलेगा, एक बार ये माइनस एक्स खुलेगा, और ये x तब खुलेगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये x माइनस एक्स तब खुलेगा जब x लेस देन 0 होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखिएगा, आपने मान लीजिएगा x की वैल्यू -2 रखी, तो आपको y क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। x की वैल्यू आपने -1 रखी, तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x की वैल्यू आपने क्या रखी, मान लीजिएगा 2 रखी, तो y क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। x की वैल्यू 0 रखी, तो y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x की वैल्यू आपने क्या रखी, 1 रखी, तो y क्या मिलेगा, 1। तो देखिए आप जो भी रखते जा रहे हैं, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे -1, 2 पे 2, देखिए ये रखते जा रहे हैं। और इसको आप जब सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो इस तरह का इसका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो ये था मॉडुलस फंक्शन। आगे चलते हैं, एक है सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन में एफ एक्स
क्या होना चाहिए, देखिए एफ एक्स में 1 तब होगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, 0 तब होगा जब एक्स बराबर 0 होगा, और -1 तब होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा। तो देखिए ये आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। इसमें जो डोमेन है वो क्या है, वो रियल नंबर है, बट रेंज जो है वो क्या है, -1, 0 और 1। देखिए ये इसका ग्राफ है 1, -1 और 0, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, द फंक्शन एफ मैप्ड रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, देखिए इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। सो एक्स बिलोंग्स टू आर assumes the value of greatest integer less than or equal to x, such a function is called the greatest integer function, ठीक है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, मॉडुलस नहीं है। सो वी कैन सी दैट वन बाई वन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब भी जैसे आपसे कभी आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है तो आप हमेशा कंप्लीट बताते हैं, यानी एक इंटीजर फॉर्म में बताते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि आपको जो भी दिया है, चाहे वो इंटीजर दिया हो तो भी इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल दिया होगा तो भी इंटीजर आपको बताना होगा, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं बोलते कि मैं 18 साल 3 महीने 22 दिन 18 घंटे 15 मिनट, ऐसा आप कभी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। आप हमेशा बोलते हैं अपनी डीओबी की अगर आपकी बात की जाए तो आप बोलते हैं कंप्लीट 18 ईयर्स या 19 ईयर्स, यानी इंटीजर में बोलते हैं आप जो भी आप बात बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, पहले मैं आपको अपने तरफ से एग्जांपल बताता हूँ, फिर ये जो डेफिनेशन लिखी है उसको समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। मान लीजिएगा मैंने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बोला तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 का 1 ही होगा सबसे बड़ा इंटीजर। 2 रखा तो भी 2 मिलेगा, ठीक है। 3 रखा तो भी 3 मिलेगा, 4 रखा तो भी 4 मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैंने, अब देखिएगा अगर मैंने मान लीजिएगा यहाँ पर 1.5 रखा तो क्या बोलोगे आप, ओनली 1, ठीक है। अगर मैंने बोला 2.5 तो क्या बोलोगे आप, बड़ा इंटीजर 2 है, यानी आप फ्रैक्शनल पार्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे, जैसे हम अभी करते हैं कि आपने बोला कि मैं अभी मान लीजिएगा 15 तारीख को 18 साल का हुआ था, और आपसे कोई 10 दिन बाद पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि मैं भी 18 का ही हुआ हूँ, यही बोलेंगे आप। जब आप अगले पूरे साल, जब आपका अगले साल 15 तारीख आपकी डेट आएगी तब आप 19 के होंगे, तब तक आप यही बोलेंगे कि मैं अभी 18 का हुआ हूँ। तो हेयर इन द सेम केस कि आप बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 का 1, यानी अगर आपसे कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99 तो भी आप क्या बोलेंगे 1, आप इसको 2 नहीं बोल सकते, 2 नहीं बोल सकते। अगर आपसे कहा जाए मान लीजिएगा 0.998 तो भी आप क्या बोलेंगे, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सबसे बड़ा, 0, ठीक है। अब आपसे कहा जाए 0.1 तो भी आप क्या बोलेंगे, 0। इसी तरह से नेगेटिव वाले नंबर्स का मैं बता देता हूं आपको। नेगेटिव वाले नंबर में मैंने मान लीजिएगा आपसे कहा कि -1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। अगर मैंने कहा -2 तो आप क्या कहेंगे, -2। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा -1.5 तो ये कहाँ चला जाएगा, -2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने आपसे कहा -0.5 तो ये कहाँ चला जाएगा, -1 की तरफ। यही वो बात बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 बोला तो फॉर x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी होगी पर 0 से छोटी होगी, तो ये इस तरफ को शिफ्ट होता चला जाएगा। देखिए ये देखिए इस तरफ को शिफ्ट होता चला जा रहा है ये, ठीक है, ये इस तरफ को शिफ्ट होगा। और यदि पॉजिटिव 0 है तो 0 पे तो 0 ही मिलेगा, और तब तक कब तक 0 मिलेगा, जब x 0 से 1 के बीच में होगा, यानी x की वैल्यू, देखिए अगर 0 कब बोलोगे आप, देखिए 0 से 1 के बीच में अगर x जो है ये 0 है और ये 1 है, इसके बीच में अगर x मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अगर x जो है
1 से 2 के बीच में होगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिविटी की बात, नेगेटिव उसकी बात करेंगे तो देखिए -1 और -2 और ये कहें अगर -1 और उसके बीच में अगर x है तो शिफ्ट कहाँ होगा, -2 की तरफ। क्लियर? तो यही यहाँ पर ग्राफ में हो रहा है। तो ये देखिए इस तरफ से ऐसे शिफ्ट होता है। इसी तरह से पॉजिटिव इंटीजर के लिए देखिएगा, आपने 1 से 2 के बीच में रखा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 से 3 के बीच में मिलेगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 से 4 के बीच में रखा तो क्या मिलेगा। इस तरह से हम इस ग्राफ को समझते हैं। ठीक है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो बेसिकली आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब कि आपको इंटीजर वाला पार्ट बताना होता है, नेग्लेक्ट कौन सा वाला पार्ट करना होगा, फ्रैक्शनल वाला पार्ट। ठीक है, पर पॉजिटिव इंटीजर में आप उसका लीस्ट इंटीजर लेते हैं, जबकि नेगेटिव के लिए आप उस तरफ का नंबर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। यानी कि अगर आपसे कहा जाए -2.5 तो आप क्या बोलोगे, -3। आपसे कहा जाए -3.5 तो आप क्या बोलोगे, ये पॉइंट है, -4। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए -4.5 तो आप क्या बोलोगे, -5। तो इस तरीके से आप नेगेटिव वाले नंबर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैं क्वेश्चन जब करूंगा तो आपको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो क्या है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस? सो इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न हाउ टू ऐड टू रियल फंक्शंस, subtract a real function from another, multiply a real function by a scalar, hereby scalar mean a real number, multiply two real function and divide one real function by another। तो यहाँ पर हम नंबर 1 एडिशन ऑफ टू रियल नंबर्स पढ़ेंगे, रियल फंक्शंस पढ़ेंगे। f x मैप टू r एंड g फंक्शन g जो है वो x मैप टू r बी आर टू रियल फंक्शंस वेयर x सबसेट है r का। देन f प्लस जी भी मैप किस पर होना चाहिए, x मैप टू r। ठीक है, तो इस तरह से लिखा f प्लस जी बराबर x बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा कि एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि मान लीजिएगा एक्स स्क्वायर है, जी एक्स जो है वो एक ऐसा फंक्शन है, मान लीजिएगा ये एक्स है। अब देखिएगा इसकी डोमेन भी रियल नंबर है, इसकी डोमेन भी रियल नंबर है। दोनों की अगर डोमेन सेम है तो आप बोल सकते हो f प्लस जी एक्स बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया f प्लस जी एक्स। सेम एज अगर आपने जैसे एडिशन आपने किया है, सेम एज सब्ट्रैक्शन है। मान लीजिएगा अगर मैंने आपसे कहा f माइनस जी एक्स बराबर, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर? अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बात कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर लेट f x मैप टू r बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड अल्फा बी अ स्केलर, यानी अल्फा एक स्केलर क्वांटिटी है। हेयर बाय स्केलर वी मीन अ रियल नंबर, मतलब स्केलर क्वांटिटी का मतलब कोई एक नंबर दिया गया होगा। देन द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू r बाई, जैसे आपसे कहा अल्फा x f x बराबर अल्फा इंटू एफ एक्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सपोज दैट कि 3 ऑफ f, ठीक है, x, तो आपने क्या कहा 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स। सपोज दैट कि मैंने कह दिया ये सपोज के एफ एक्स आपको दिया था, एफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैंने कहा 3 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपने क्या बोला 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन बाय या स्केलर करते हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन क्या है, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ, अभी हमने एक स्केलर का मल्टीप्लाई करना सीखा था, अब हमको एक फंक्शन f दिया गया है, एक फंक्शन g दिया गया है, दोनों का मुझे fg करना है। तो मुझे जब fg करना है तो fg का मतलब ये हो गया f ऑफ x इंटू जी ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। नाउ सपोज दैट मैंने कहा f ऑफ x आपको दिया था x,
ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, जबकि जी ऑफ एक्स आपको दिया है, मान लीजिएगा आपको दिया है x+1 दिया है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा देखिए इसमें दोनों में आप इसकी डोमेन देखिएगा, इसकी भी डोमेन रियल है, इसकी भी डोमेन रियल है, तो दोनों की जब डोमेन सेम होगी तो आप क्या कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे। एफ एक्स इंटू जी एक्स अगर आपने किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा x+1, मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा x³ प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एफ एक्स और जी एक्स का मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन क्या है, लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम एक्स मैप टू आर वेयर एक्स सबसेट है आर का, द क्वेश्चन ऑफ एफ बाय जी इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय, देखिए यहाँ पर एफ ऑफ जी इंटू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जबकि जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपसे कहा गया था एफ ऑफ एक्स क्या दिया था, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स क्या दिया गया है, 2x+1। तो ये देखो यहाँ पर दो चीजें आप पहले तो एक तो आप निकाल लीजिएगा एफ जी इंटू एक्स, क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यानी आप क्या बोले एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x+1। तो आपसे कहा गया था, तो आप इसका एफ ऑफ जी ऑफ क्या निकालेंगे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आंसर। अगर आपसे कहा जाए कि आप निकालिएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, यानी जब आपसे कहा जाए एफ अपॉन जी और एक्स, ठीक है, तो आपने क्या कहा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर है, और जी ऑफ एक्स क्या है 2x+1। अब आपको ये बात पता है कि जी ऑफ एक्स जो है वो 0 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, तो ये आप पूछ सकते हो, यानी एफ ऑफ जी इंटू एक्स। तो इस तरीके से आप फंक्शंस के साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट और मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, यानी कि ये सारी चीजें आप फंक्शन के साथ में कर सकते हैं। अब मैं आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके आगे क्लास में डिस्कस करूंगा, तब तक आप इनके एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें और कुछ क्वेश्चंस आप